सो हाय एवरीवन। हमने थ्योरी लेक्चर में देखा था कि शॉर्ट हैंड फॉर वेरिएबल, डिफाइन मेथड इन ऑब्जेक्ट लिटरल, नेस्टिंग ऑब्जेक्ट, स्प्लिट ऑपरेटर, डिस्ट्रक्चरिंग एंड दिस कीवर्ड। ठीक है, तो इसका हमने पूरा थ्योरी में इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया था, ये किस तरीके से वर्क होता है, किस तरीके से इसका कोड किया जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने अभी थ्योरी में देख लिए हैं। ठीक है, सो अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कोडिंग के ज़रिए कि किस तरीके से ये चीज़ प्रैक्टिकली वर्क होती है। तो अगर आपने ये थियरी वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लीजिए। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मैं थियरी वीडियो की लिंक मैंने दी है, तो वो वीडियो आप देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अगर पूरे क्लियर है तो कोडिंग तो क्या कोई भी कर सकता है, उसकी कोई इतना कोई कोडिंग का मैटर नहीं है, लेकिन वो कोडिंग किस तरीके से वर्क हो रही है और किस तरीके से कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, किस तरीके से फीचर्स यूज़ हो रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये सारी चीज़ें अगर कॉन्सेप्चुअली पता है तो डेफिनेटली आपको प्रोग्रामिंग अच्छी तरह से आ सकती है। ठीक है, सो ना विदाउट एनी डिले अभी स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो अभी हम सिंपल एक फोल्डर बनाएंगे यहाँ पे, जैसे मैं बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट। ये फोल्डर है, इसको राइट बटन क्लिक करके ओपन विथ कोड, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम इसको ओपन करेंगे और इसी के अंदर ही हम कोडिंग करेंगे। तो ये बहुत ही पॉपुलर आईडी है वीएस कोड, जिसका इस्तेमाल करके हम अलग अलग टेक्नोलॉजी के अंदर कोडिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा वीएस कोड ओपन हो रहा है अभी, और जैसे भी ये ओपन होगा हम कोडिंग करना स्टार्ट कर देंगे जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि ये बड़ा दिख सके हमें। ओके, इस तरीके से। सो अभी सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट हमने देखा था शॉर्ट हैंड वेरिएबल। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड फॉर वेरिएबल्स। ठीक है, तो अभी इसके अंदर हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट लिटरल बनाते हैं वेरिएबल का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फाइल क्रिएट करनी है, जैसे हम क्रिएट करेंगे index.html फाइल। तो हम जावास्क्रिप्ट का कोड HTML फाइल के अंदर करेंगे यहाँ पे। तो ये हमने फाइल बना लिया, अभी इसको हमें HTML लिखना है और ये HTML5 आपको सेलेक्ट करना है HTML5। तो जैसे भी आप HTML5 सेलेक्ट करोगे तो ये VS कोड आपको डिफ़ॉल्ट HTML5 का टेम्पलेट दे देगा। तो ये है डॉक टाइप HTML, मतलब ये इंस्ट्रक्शन देता है ब्राउज़र को कि यू हैव टू यूज HTML5 फीचर्स। ठीक है, तो अभी चलो इसके अंदर हमें कोड करना है, तो हम बॉडी के अंदर कोड करना है, तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करना है और इसी के अंदर ही क्या करना है, पूरा कोड करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हो गया बड़ा। ओके, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर तो अभी हम शॉर्ट हैंड वेरिएबल यूज़ करेंगे यहाँ पे। जैसे कि मैं कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ नेम, और नेम के अंदर हम कुछ नेम रखेंगे जैसे राजू। ठीक है, उसके बाद एक कांस्टेंट एज नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर एज 30 लिख दिया है। ठीक है, तो अभी ये हमने दो वेरिएबल हमने बनाए हैं। अभी हमें ऑब्जेक्ट लिटरल बनाना है, मतलब हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस वेरिएबल का यूज़ करके उसी के अंदर प्रॉपर्टी बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे कांस्टेंट एम्प्लॉय नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे एम्प्लॉय वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने। और ऑब्जेक्ट लिटरल के लिए हम इस तरीके का सिंटैक्स यूज करते हैं, ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट लिटरल। और आपको क्या करना है, ये नेम यहाँ पे सिर्फ नेम देना है, वेरिएबल नेम, और यहाँ पे देना है सिर्फ एज देना है। ठीक है, तो जैसे भी ये एग्जीक्यूट होगा तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा और उसकी की बनेगी ये नेम, जो वेरिएबल का नेम है, और इसकी वैल्यू बनेगी ये वेरिएबल की वैल्यू है। ठीक है, तो अभी इसको हम प्रिंट करेंगे console.log के अंदर, और यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे ये एम्प्लॉय, और यहाँ पे दे देंगे इसको सेमीकोलन। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रिंट करने के बाद देखें आउटपुट क्या आता है। तो इसको रन करना है, राइट बटन क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे रन करने के लिए। तो हमें यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, एक्सटेंशन का नाम है ओपन इन ब्राउज़र, ओपन इन ब्राउज़र। तो एक्सटेंशन डाउनलोड करने के बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा ब्राउज़र के अंदर हमारी फाइल ओपन करने का। तो ये एक्सटेंशन डाउनलोड हो चुका है हमारा। अभी जैसे हम इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ चुके हैं कि ओपन इन अ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र या फिर अदर ब्राउज़र। तो मैं यहाँ पे अदर ब्राउज़र सेलेक्ट करके गूगल क्रोम को सेलेक्ट करूँगा। तो मेरा ब्राउज़र ओपन हो चुका है, मतलब मेरी फाइल अभी एग्जीक्यूट हो चुकी है। और अभी मुझे कंसोल पे देखना है हमारा आउटपुट क्या आया है, क्योंकि हमने console.log इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे देखो एज 30 यानी नेम राजू। तो हमने क्या किया है, इस
वेरिएबल का इस्तेमाल करके इस ऑब्जेक्ट को बनाया है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है शॉर्ट हैंड फॉर वेरिएबल। तो दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट हैंड फॉर वेरिएबल। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो हमें जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली अगर कोई वेरिएबल है तो हम उसी वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के अंदर रखेंगे इस तरीके से, तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट के नाम से की बनाएगा उसकी, और उसकी वेरिएबल की जो वैल्यू है उस वैल्यू बन जाएंगी उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की। तो इस तरीके से ओके, सो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम। ओके, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ हमने थ्योरी में सेकंड कॉन्सेप्ट देखा था यहाँ पे, डिफाइन मेथड इन ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट लिटरल बनाते हैं तो उसके अंदर हम मेथड किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देंगे। अब सेकंड देखेंगे, डिफाइनिंग मेथड इन ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर मेथड किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिटरल बनाएंगे कांस्टेंट, जैसे कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय, ये मेरा ऑब्जेक्ट लिटरल, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट लिटरल। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट लिटरल। तो इसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टी लिखूंगा, जैसे एम्प्लॉय का नेम है, यहाँ पे नेम है राजू, एम्प्लॉय का एज लिखेंगे, एज है 30 कॉमा, और इसके बाद हम लिखेंगे जैसे एम्प्लॉय की सिटी, वो कहाँ पे रहता है, तो जैसे हम लिखेंगे पुणे। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट लिटरल। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट लिटरल हमने एम्प्लॉय नाम के वेरिएबल के अंदर रखा है। जैसे भी हम इसको प्रिंट करेंगे console.log, तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉय प्रिंट करना है। तो जैसे ही इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा इस तरीके से। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट एज 30 है, सिटी पुणे है, और नेम इसका राजू है। ठीक है, तो अभी ये तो हो गया प्रॉपर्टी, डेटा प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट की मेथड भी डिफाइन करनी है। तो मेथड डिफाइन करने के लिए सिंपली आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे एम्प्लॉय क्या करता है, वर्क करता है, तो वर्क नाम की मेथड इस तरीके से हमने इसके अंदर क्या कर दी, डिफाइन कर दी। ठीक है, तो मेथड का नाम वर्क है, पैरेंथेसिस, इसके अंदर आप पैरामीटर ले भी सकते हैं, नहीं भी, ऑप्शनल है, और ये इसकी बॉडी है। तो ये ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर आप इस तरीके से मेथड लिख सकते हो, और इसके अंदर आप console.log करके कोड लिख सकते हो। तो आपको ये डेटा प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे दिस डॉट नेम console.log, this dot age console.log, this dot city। ठीक है, तो ये जो हमारी मेथड है वर्क मेथड, जिसके अंदर हमने this डॉट नेम, तो this का मतलब क्या है कि ये जो मेथड है ये किसके अंदर है, ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो ये ऑब्जेक्ट मतलब ही this होता है। तो दिस डॉट नेम मतलब ये नेम प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर हमने इस तीनों प्रॉपर्टी को क्या किया है, प्रिंट किया है। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको रन करते हैं। तो अभी रन करना है तो इस मेथड को कॉल करना है हमें। तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, एम्प्लॉय डॉट मेथड का नाम क्या है हमारे, वर्क, और ये मेथड इस तरीके से हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिटरल जो है हमारा, ये ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर हमने ये मेथड बनाई है यहाँ पे। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये मेथड बनाई है हमने, इसको ओके, ठीक है, तो ये मेथड बनाई है हमने। तो इस मेथड को हमने एम्प्लॉय डॉट वर्क, मतलब ये एम्प्लॉय है, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है, और डॉट वर्क मेथड हमने कॉल कर दिए। तो जैसे भी ये मेथड कॉल होगी हमारी, तो ये मेथड रन होगी, और इसके अंदर जो कोड लिखा है ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर आप मेथड इस तरीके से बना सकते हो। तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं। पहले कंसोल को क्लियर कर देंगे इस तरीके से, और रिफ्रेश करने के बाद हमें देखो आउटपुट मिला है राजू 30 और पुणे। ठीक है, तो इस तरीके से हम
जो डेटा है हमारा प्रिंट हो चुका है और आप इस तरह से मेथड क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई मेथड और क्रिएट करनी है पैरामीटर वगैरह डिक्लेयर करके तो आप वो भी कर सकते हो इसके अंदर। जैसे मेथड का नाम मैं देता हूँ ग्रीटिंग। तो ये ग्रीटिंग मेथड है एम्प्लॉय की, और यहाँ पे हम एक नेम पास करेंगे और एम्प्लॉय क्या करेगा, एक ग्रीटिंग प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे console.log, तो आपको यहाँ पे टेम्पलेट एक्सप्रेशन यूज करेंगे हम, यहाँ पे वेलकम और डॉलर, जो भी नेम पास किया है वेरिएबल यहाँ पे दे देंगे इसको, ठीक है। तो ये मेथड हमने ग्रीटिंग मेथड बनाई है ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर, और इसको एक नेम पास करना है और वो प्रिंट करेगा वेलकम और ओन नेम, ठीक है। तो उस मेथड को कॉल करना है, तो हमारा ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय वेरिएबल के अंदर है और मेथड का नाम है ग्रीटिंग, और इसको हमें पास करना एक नेम, जैसे नाम है कोडलैंग्स। तो इस तरीके से हम इसको पास करेंगे। तो जैसे भी ये मेथड कॉल होगी तो ये मेथड कॉल होगी और ये कोडलैंग्स नाम नेम के अंदर चला जाएगा, और ये हमारा आउटपुट आएगा वेलकम नेम के अंदर कोडलैंग्स है, ठीक है। तो कंट्रोल S और इसको रिफ्रेश करते हैं फिर से, तो यहाँ पे देखो वेलकम कोडलैंग्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर मेथड बना सकते हो, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे हो गया, वेरिएबल के अंदर इस तरीके से मेथड बना सकते हो। आप दूसरे वे से बना सकते हो यूजिंग फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अभी इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। क्रिएट डिफाइन मेथड यूजिंग फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम जो भी हमारा ऑब्जेक्ट लिटरल है उसके अंदर मेथड हम डिफाइन करेंगे यूजिंग फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जैसे कि हम लिखोगे यहाँ पे कांस्टेंट हमारा ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल, और उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। अब इसके अंदर डायरेक्टली हम मेथड बना सकते हो, जैसे वर्क मेथड थी हमारी वर्क, तो वर्क हमने प्रॉपर्टी बनाई है और इसको हमें फंक्शन एक्सप्रेशन इस तरीके से असाइन करना है। तो ये बन गई मेथड, तो ये हमारी मेथड है फंक्शन एक्सप्रेशन, और इसको हमने वर्क नाम की प्रॉपर्टी को असाइन कर दिया। और फिर हम इसके अंदर कोड करेंगे, तो मैं यहाँ पे जस्ट प्रिंट करूँगा वेलकम इन कोडलैंग्स। ओके, तो ये मैसेज मैंने इसके अंदर प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर मेथड आप डिफाइन कर सकते हो। तो इस मेथड को कॉल करना है तो इस वर्क प्रॉपर्टी को कॉल करना होगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय, तो इस तरीके से हम इसको कॉल करेंगे एम्प्लॉय डॉट प्रॉपर्टी वर्क, और ये फंक्शन है, इसको फंक्शन कॉल। तो जैसे भी ये फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होगा ऑटोमेटिकली ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा और इसके अंदर का कोड हमें एग्जीक्यूट होकर उसका आउटपुट मिलेगा। तो हमारा आउटपुट आएगा यहाँ पे वेलकम इन कोडलैंग्स। तो कंट्रोल S और इसको रिफ्रेश, और यहाँ पे आउटपुट आ चुका है हमारा वेलकम इन कोडलैंग्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मेथड बना सकते हो। जैसे हमने बनाई थी ग्रीटिंग मेथड, तो ग्रीटिंग मेथड इस तरीके से हम प्रॉपर्टी बनाएंगे और उसको एक फंक्शन असाइन करेंगे इस तरीके से, ओके। और इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर ले लेंगे नेम नाम से, और ये फंक्शन ग्रीटिंग प्रिंट करेगा जैसे console.log, और हम स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे वेलकम इन वेलकम, और यहाँ पे डॉलर, और जो नेम है इसको नेम यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट करेंगे और सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टी बनाई है और हर एक प्रॉपर्टी को फंक्शन एक्सप्रेशन असाइन किया है। तो ये हमारा फंक्शन बन चुका है, ठीक है। तो अभी हम इसको कॉल करना है ग्रीटिंग को, तो एम्प्लॉय डॉट ग्रीटिंग इस तरीके से कॉल करेंगे, और इसको एक पैरामीटर है, मतलब आर्गुमेंट पास करना है एक, जैसे हम देखेंगे कोडलैंग्स, ये पास करेंगे, ठीक है। तो जैसे भी ग्रीटिंग कॉल होगा तो ये ग्रीटिंग फंक्शन ये कॉल होगा, और ये कोडलैंग्स जो है ये नेम के अंदर चला जाएगा और ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है टेम्पलेट एक्सप्रेशन जो कि ES6 फीचर है, ठीक है। तो ये हो गया टेम्पलेट एक्सप्रेशन ES6 फीचर है, ओके। तो जैसे भी ये कॉल होगा तो हमारा आउटपुट आएगा वेलकम कोडलैंग्स। तो चलो इसको रन करते हैं, रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे देखो वेलकम कोडलैंग्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर।
सो नाउ इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। मूविंग नेक्स्ट, उसके बाद हमने थ्योरी में देखा था यहाँ पे ये फंक्शन, डिफाइनिंग अ फंक्शन। अभी हमने देखा था नेस्टेड ऑब्जेक्ट देखा था थ्योरी में, ठीक है। तो हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हो, दिस इज उसी को कहा जाता है नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लो एग्जांपल देखेंगे, नेस्टिंग ऑब्जेक्ट लिटरल, नेस्टिंग ऑब्जेक्ट लिटरल। तो अभी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे हम कांस्टेंट एम्प्लॉय नाम से वेरिएबल बनाएंगे और ये हमारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एम्प्लॉय की कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे, जैसे इसका नेम है एम्प्लॉय का पिंकी, इसके नज़र पिंकी का एम्प्लॉय का एज है जैसे कि 50 एंड उसका कोई एक एड्रेस है, तो एड्रेस नाम की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे ये एड्रेस नाम की प्रॉपर्टी एक कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, दूसरा ऑब्जेक्ट, तो इसी को कहा जाता है नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो एड्रेस के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट है और एड्रेस जैसे कि स्ट्रीट है, जैसे एनडीए रोड स्ट्रीट है। उसके बाद सिटी है, जैसे सिटी है यहाँ पे पुणे, और स्टेट है महाराष्ट्र। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी दो प्रॉपर्टी है और ये तीसरी प्रॉपर्टी है, और तीसरी प्रॉपर्टी की वैल्यू ये और एक ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अंदर हमने बनाया है, ठीक है। तो ये हो गया नेस्टिंग ऑब्जेक्ट, तो इसी को कहा जाता है नेस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो अभी हम इसको प्रिंट करेंगे, console.log और एम्प्लॉई डॉट, ठीक है। तो जैसे भी हम इसको अभी प्रिंट करेंगे, रन करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो चुका है। और देखो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में की आ चुकी है, यहाँ पे एज है, नेम है और एड्रेस क्या, एड्रेस एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर और सिटी है, स्टेट है, स्ट्रीट है। तो ये हो गया नेस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट लिटरल। तो ऑब्जेक्ट बहुत इस तरीके से एक के अंदर एक हम लिख सकते हैं। ये एक ग्रेट इसे मल्टीपल रिलेशनशिप हमें प्रोवाइड करता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मल्टीपल कुछ प्रॉपर्टी है तो दूसरा ऑब्जेक्ट बनता है, उसकी कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी है तो तीसरा ऑब्जेक्ट बनता है। तो इस तरीके से ये हमें एक डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हम हमारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, एक के अंदर एक मल्टीपल डेटा। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट लिटरल का इस्तेमाल कर सकते हैं और नेस्टिंग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो राइट नाउ अभी हम इसको कमेंट आउट देते हैं। उसके बाद हमने देखा था थ्योरी के अंदर स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। तो स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल इसलिए होता है कि जो भी हमारा डेटा ऑब्जेक्ट या फिर एरे के अंदर है, तो उसके अंदर का डेटा हम बाहर निकालते हैं, स्प्रेड करते हैं उसको, ठीक है। मतलब उसको क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर मर्ज करते हैं या फिर क्लोन करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने देखा था। तो चलो अभी हम देखते हैं स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में। ओके, तो स्प्रेड ऑपरेटर, ये स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। अब स्प्रेड ऑपरेटर में मानो कि कांस्टेंट एक हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे हम लेते हैं एम्प्लॉय हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके अंदर दो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे नेम है राधा एंड उसका एज है 20, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय है जिसका नाम राधा है और उसका एज है 20, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अभी हमें क्या करना है, इसकी जो प्रॉपर्टी है ये नेम और एज, ये दोनों को स्प्रेड करना है, मतलब इसके बाहर निकाल के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर मर्ज करना है हमें या फिर क्लोन करना है। तो इसके लिए हम स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी हमारा स्प्रेड ऑपरेटर होता है वो होता है डॉट 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 3 डॉट, और फिर हम यूज करते हैं टारगेट ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू हमें स्प्रेड करनी है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की जो वैल्यू है ऑब्जेक्ट की, जैसे कि ये नेम राधा और एज है 20, इसको हमें स्प्रेड करना है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी बाहर निकालना है और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर मर्ज करना है। तो यहाँ पे हम दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेंगे कांस्टेंट obj2 ऑब्जेक्ट 2, और ये हो गया हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अभी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर हम ये दो प्रॉपर्टी इसके अंदर कॉपी करनी है, तो हम इसको 3 डॉट देंगे और ये जो है एम्प्लॉय, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय यहाँ पे लिखेंगे। तो हम जैसे भी लिखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट 2 के अंदर इसकी दोनों प्रॉपर्टी आ जाएगी, मर्ज हो जाएगी। तो इसी को कहा जाता है स्प्लिट। तो ये स्प्लिट ऑपरेटर है 3 डॉट और ये है ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी प्रॉपर्टी इसको क्लोन करेगा और दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर मर्ज करेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट कर देते हैं ऑब्जेक्ट 2 को, obj2 को, ठीक है, कंट्रोल एस। अभी obj2 को हम प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पे देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट 2 नया बन चुका है और जिसके अंदर पहले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी मर्ज हो चुकी है, क्लोन हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। सो मान लो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इसकी खुद की भी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे खुद का इसका सिटी है, इसका सिटी है पुणे और इसका सिटी है पुणे। ये ऑब्जेक्ट 2 की खुद की प्रॉपर्टी है सिटी पुणे और फिर ये दो प्रॉपर्टी इसने क्या किए है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से स्प्लिट किए, मतलब मर्ज किए, क्लोन किए, ठीक है। तो अभी हम आउटपुट देखेंगे किस तरीके से आता है, रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर 3 प्रॉपर्टी हो चुकी है, सिटी ये उसकी खुद की है और ये जो और नेम ये है, ये स्प्लिट होके आई है कहाँ से, एम्प्लॉय से। तो ये स्प्लिट ऑपरेटर का कमाल है, इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। नाउ अगर आपको ये नेम जो प्रॉपर्टी है इसको ओवरराइड करना है आपको, ठीक है, मतलब आपको राधा नहीं चाहिए, राधे की जगह पिंकी चाहिए। तो यहाँ पे सिटी पुणे लिखा है, इसके अंदर एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी ये दोनों आ चुकी है, लेकिन आपको नेम की वैल्यू चेंज करना है, तो यहाँ पे आप इसको ओवरराइड कर सकते हो, नेम इक्वल टू पिंकी, ठीक है। तो जैसे भी आप इसको ओवरराइड करोगे तो ऑटोमेटिकली ये ऑलरेडी नेम प्रॉपर्टी यहाँ पे आ चुकी है, तो इसके नेम की जगह क्या आएगा, राधा की जगह पिंकी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो जो प्रॉपर्टी स्प्लिट होके आई है उसको। तो अभी यहाँ पे देखेंगे आउटपुट में, तो आउटपुट में देखो यहाँ पे पिंकी ये नेम की प्रॉपर्टी नई आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो आपके ऑब्जेक्ट लिटरल में, ठीक है। तो आप स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके किसी ऑब्जेक्ट की जो भी डेटा है, उसके एट्रीब्यूट्स है या फिर प्रॉपर्टी है, उसकी मेथड है, तो वो सारे निकाल सकते हो और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर आप उसको मर्ज कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया आपका स्प्रेडिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्प्लिट ऑपरेटर सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए वर्क नहीं करता, ये एरे के लिए भी होता है, क्योंकि एरे के जो भी वैल्यू है वो स्प्लिट करता है, मतलब उसको बाहर निकालता है और किसी दूसरे एरे के अंदर मर्ज कर देता है, ठीक है। तो चलो अभी हम देखेंगे स्प्लिटिंग एरे वैल्यू, एरे वैल्यू। तो एरे वैल्यू को हम स्प्लिट करेंगे अभी किस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा एक एरे है, जैसे कांस्टेंट डेटा नाम से एरे है और ये डेटा के अंदर हमारी वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50। तो ये कुछ नंबर्स है हमारे एरे के अंदर डेटा नाम के। तो अब हम क्या करेंगे, एक नया एरे बनाएंगे कांस्टेंट डेटा 2 नाम से, और ये नया एरे बनाए और हम यहाँ पे इसको स्प्लिट करेंगे डेटा को। तो जैसे भी डेटा को स्प्लिट करेंगे तो डेटा के अंदर जो भी वैल्यू वही सारी वैल्यू नए एरे के अंदर कॉपी हो जाएगी, ठीक है, मर्ज हो जाएगी या फिर क्लोन हो जाएगी। और फिर हम इसको कंसोल डॉट लॉग और प्रिंट करेंगे डेटा 2 को, ठीक है, और सेमीकोलन। तो जैसे भी हम इसको करेंगे तो डेटा 1 की जो भी वैल्यू वही सारे वैल्यू क्लोन होके डेटा 2 के अंदर चली जाएंगी यूजिंग ए स्प्रेड ऑपरेटर। अब इसको हम रन करके देखेंगे तो यहाँ पे ये देखो ये डेटा 2 के अंदर सारी वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो कि ये जो डेटा जो है उसके डेटा की वैल्यू हमने डेटा 2 के अंदर ले लिए पूरे स्प्लिट करके, और उसकी खुद की वैल्यू रख सकते हैं 60, 70, ठीक है। तो 60, 70 ये डेटा 2 एरे की वैल्यू है और डेटा से जो भी स्प्लिट करके ये वैल्यू आगे एरे 2 के अंदर ली है। तो जब भी हम एरे 2 को प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यू प्लस 60, 70 प्रिंट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे को भी स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है, क्लोन करने के लिए या फिर मर्ज करने के लिए न्यू एरे के अंदर। सो इन दिस वे आप स्प्लिट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो एरे के लिए। सो नाउ इसको कमेंट आउट कर देते हैं हम। अभी हम देखते हैं
हमने स्प्रेड ऑपरेटर देखा था यहाँ पे एरे का। अभी हम देखेंगे डिस्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये हमने पढ़ा था कि एक मैकेनिज्म है ये जो ऑब्जेक्ट और एरे की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो किस तरीके से वर्क होता है ये देखेंगे हम। डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो थ्योरी में इसके पूरे कॉन्सेप्ट हमने देखे। तो मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एम्प्लॉय और इक्वल टू ये एम्प्लॉय हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कुछ वैल्यू है जैसे नेम, उसकी प्रॉपर्टी नेम है राजू, एज है 50 और उसकी सिटी है परली वैजनाथ। ठीक है, ये इसकी सिटी है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है। अभी मुझे इसको डिस्ट्रक्चर करना है, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू को बाहर निकालना है, उसी को कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो अभी ये जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग है किस तरीके से काम करता है, तो मुझे ये राजू वैल्यू है, ये नेम की वैल्यू बाहर निकालनी है, तो मुझे सेम इस नेम नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर मुझे ये एज की वैल्यू निकालनी है बाहर, तो सिर्फ एज नाम से मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा कांस्टेंट, और आपको इस तरीके से लिखना है ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट, और आपको वेरिएबल नेम लिखना है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये वेरिएबल नेम और जिसकी वैल्यू आप निकाल रहे हो उसकी प्रॉपर्टी नेम सेम होना चाहिए। तो नेम, अभी मुझे एज की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे एज नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, और यहाँ पे मुझे सिटी की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे सिटी नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, और इज इक्वल टू, अभी हमें डिस्ट्रक्चर करना है, मतलब इस एम्प्लॉय की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो एम्प्लॉय हमारा ऑब्जेक्ट है इस तरीके से। तो जैसे भी ये एम्प्लॉय इक्वल टू हम इस तरीके से करेंगे, तो एम्प्लॉय के अंदर जो भी प्रॉपर्टी मैच होंगी इस वेरिएबल से, उसकी वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो ये राजू चला जाएगा नेम के अंदर, ये 50 चला जाएगा इस एज के अंदर, और ये सिटी परली वैजनाथ चला जाएगा सिटी के अंदर। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल का नेम और इस प्रॉपर्टी का नेम सेम है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो चलो अभी इसकी वैल्यू हम प्रिंट कर देते हैं इसकी। तो इसको प्रिंट करेंगे console.log में, console.log, और एक साथ ही हम एक ही फंक्शन में इसको प्रिंट कर देते हैं इस तरीके से। तो लॉग फंक्शन ये तीनों की वैल्यू हमें दिखाएगा। तो चलो अभी इसको रन कर देते हैं हम। तो जैसे रन करेंगे तो देखो यहाँ पे राजू, एज 50 और परली वैजनाथ, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे वैल्यू इसकी प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हमने ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू को बाहर निकाला है, और इसी को कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्चरिंग सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं करता, तो ये एरे के ऊपर भी काम करता है। तो हम एरे को भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम किस तरीके से डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं एरे को देखेंगे। चलो इसको हम क्या करेंगे, कमेंट आउट कर देंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे एरे डिस्ट्रक्चरिंग, एरे डिस्ट्रक्चरिंग। तो जैसे हमारे पास एक एरे है कांस्टेंट डेटा, ये एरे है जिसके अंदर मैं लिखूंगा 10, 20, 30, 40 और 50। तो आप एरे एनी डेटा टाइप का बना सकते हो, मैं नंबर का बना रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी मुझे क्या करना है, इसकी जो वैल्यू है बाहर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई की का कोई सवाल नहीं है, हमें डायरेक्टली वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं और उसकी सेम ऑर्डर से वैल्यू बाहर निकलेगी। तो मुझे यहाँ पे ये तीन वैल्यू चाहिए 10, 20, 30 सेपरेट वेरिएबल में। तो इसको मैं इस तरीके से लिखना होगा हमें कांस्टेंट, आपको ये एरे नोटेशन लिखना है ब्रैकेट, और इसके अंदर वेरिएबल लिखूंगा मैं num1, num2, num3। ये तीन वेरिएबल लिखे हैं मैंने, क्योंकि मुझे तीन ही नंबर चाहिए एरे में से, और किस में से चाहिए, डेटा हमारा एरे, यहाँ पे एरे और सेमीकोलन। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है एरे डिस्ट्रक्चरिंग। मतलब ये जो डेटा है, डेटा के अंदर जो तीन नंबर है, पहला 10, 20, 30, तो नम के अंदर 10 चला जाएगा, 20 num2 के अंदर, और 30 num3 के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको प्रिंट करते हैं इसी तीन वेरिएबल को। सो console.log इस तरीके से। अब इसको हम रन करेंगे तो देखो यहाँ पे 10, 20, 30 हमने सेपरेटली बाहर निकाल दिए एरे में से। तो दैट्स हाउ इट इज कॉल्ड एज एरे डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है,
अभी मान लो कि मैं यहाँ पे ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, num4 एंड यहाँ पे num5, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक एलिमेंट कम कर देता हूँ एरे का, ठीक है। तो एरे के अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल कितने डिक्लेयर किए, 5। तो एरे के अंदर 4 एलिमेंट ही है, तो 4 एलिमेंट पहले 4 वेरिएबल के अंदर फिलअप हो जाएंगे, और पांचवा जो है इसको कोई एलिमेंट बचा ही नहीं तो इसके अंदर अनडिफाइन आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको पूरा भी प्रिंट कर देते हैं इस तरीके से, ओके। और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो देखो जितने एलिमेंट है उतने वेरिएबल के अंदर आ चुके हैं, और जो वेरिएबल ज़्यादा है तो एरे के अंदर कोई नहीं है तो उसके अंदर अनडिफाइन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ वर्क होती है। सो दिस इज कॉल्ड एज एरे डिस्ट्रक्चरिंग, सॉरी एरे डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। सो सेम हेयर ऑब्जेक्ट के अंदर इसी तरीके का एक पॉइंट हमें लेना था, जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल था ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और उसको हमने डिस्ट्रक्चर किया है कि मान लो इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी हम लिखते हैं जैसे स्टेट, और ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ओके। तो यहाँ पे जो स्टेट है, ये स्टेट वेरिएबल हमने लिखा है, लेकिन स्टेट नाम से कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसका आउटपुट जब आएगा तो फाइनली स्टेट के अंदर अनडिफाइन आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से प्रिंट करेंगे, और जैसे भी इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो राजू 50 परली वाइज ना सिटी, और यहाँ पे अनडिफाइन आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग वर्क होता है। तो आपको इस तरीके से काम करना है प्रोग्रामिंग करते वक्त कंपनी में या फिर प्रोजेक्ट पे। सो दीज आर द प्रॉपर वे टू वर्क ऑन द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अभी हमने उसके बाद कॉन्सेप्ट देखा था, आई थिंक इट इज़ अ लास्ट कॉन्सेप्ट हमने देखा था, दिस कीवर्ड, ओके। तो हमने देखा था ये दिस कीवर्ड क्या है, ठीक है। तो दिस कीवर्ड का मतलब ये होता है कि जब भी हम दिस कीवर्ड किसी फंक्शन के अंदर यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस फंक्शन को जो ऑब्जेक्ट कॉल करता है वो ऑब्जेक्ट ही दिस होता है, ठीक है। तो थ्योरी में हमने उसको अच्छी तरह से देखा है, अभी हम देखेंगे दिस कीवर्ड। तो अभी यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कांस्टेंट, जैसे हमारा एम्प्लॉय था, ये हमारा एम्प्लॉय था, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है इस तरीके से। अब एम्प्लॉय का जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे, एम्प्लॉय का नेम था, नेम है जैसे राजू, और एम्प्लॉय का एज है 30 या फिर 40, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी एक मेथड बनाएंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे वर्क नाम की मेथड हम बनाएंगे। ये मेथड हमने बनाई है ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरीके से, और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे console.log, और जैसे भी हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे दिस प्रिंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इस दिस का मतलब क्या होता है, ये दिस हमने यूज किया है, मतलब जब भी इस मेथड को कोई ऑब्जेक्ट कॉल करेगा तो वो ऑब्जेक्ट ही दिस होता है, ठीक है। तो अभी हमने इस मेथड को कॉल करना है यूजिंग एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, तो अभी हम इसको कॉल करेंगे इस तरीके से, एम्प्लॉय डॉट मेथड का नाम है वर्क, ठीक है। और जैसे कॉल कर दिया, तो जैसे भी ये वर्क मेथड कॉल होगी तो ये फंक्शन कॉल होगा, और इस मेथड को कौन कॉल कर रहा है, ये एम्प्लॉय कॉल कर रहा है, मतलब ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट ही क्या होता है, दिस होता है, ठीक है। तो जैसे भी हम वर्क मेथड कॉल करेंगे तो इसने दिस को प्रिंट किया है, मतलब ये एंटायर ऑब्जेक्ट ही क्या किया है, प्रिंट किया है। तो चलो अब इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो देखो जैसे हम दिस प्रिंट करते हैं तो ये पूरा ऑब्जेक्ट ही प्रिंट हो चुका है, जिसके अंदर सारी चीज़ें आ चुकी है। मतलब ये दिस जो है, ये दिस का मतलब ये है कि इस मेथड को जो भी कॉल करेगा वही दिस होता है। तो इस मेथड को, वर्क को कौन कॉल कर रहा है, खुद एम्प्लॉय कॉल कर रहा है, जिसके अंदर वो वर्क मेथड है। तो जैसे ये दिस है, इसका मतलब ये एम्प्लॉय है, ठीक है। तो जैसे आप दिस को प्रिंट करोगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट ही क्या होगा, प्रिंट होगा। अगर हम यहाँ पे दिस डॉट नेम करोगे, दिस डॉट नेम, तो ये दिस का मतलब क्या है, एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय इस मेथड को कॉल कर रहा है, और एम्प्लॉय दिस की जगह पे क्या आएगा, एम्प्लॉय आएगा इंटरनली। एम्प्लॉय डॉट नेम मतलब क्या होगा, इस एम्प्लॉय का ये नेम प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दिस वर्क होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज दिस डॉट नेम। अगर बात करोगे तो जो ऑब्जेक्ट वर्क मेथड को कॉल कर रहा है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय कॉल कर रहा है, तो एम्प्लॉय का नेम प्रॉपर्टी मतलब ये प्रॉपर्टी,
तो ये प्रॉपर्टी आपका प्रिंट होगा और वैल्यू आ जाएगी उसकी राजू। तो इस तरीके से ये वर्क होगा। तो आउटपुट अभी देखेंगे हम, आउटपुट इज अ राजू। ठीक है, सो इन दिस वे दिस इज वर्किंग। तो दिस के अलग अलग सिनारियो है, हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जो कि इंटरव्यू में आपको पूछे जाते हैं और बहुत कंफ्यूज करते हैं आप लोगों को। तो डोंट वरी, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम मास्टर बनेंगे। सो आई होप you understand the concept in this video. So finally हमने एक एग्जांपल देखा था इसमें कि ये जो प्रोग्राम मैंने दिया था इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको करके देखेंगे। तो इस तरीके से ओके। तो अभी यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करेंगे हम। फंक्शन, जैसे फंक्शन का नाम डेमो लिखा है हमने, और डेमो करने के बाद console.log डॉट इसके अंदर दिस प्रिंट करेंगे हम। ठीक है, तो अभी एक फंक्शन हमने बनाया है यहाँ पे, इसके अंदर हमने दिस प्रिंट किया है। अभी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, तो डेमो। ठीक है, डेमो को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो डेमो हमने कॉल किया है और यहाँ पे फंक्शन बनाया है, तो ये हमने बनाया है पूरा स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो ये हमारा स्क्रिप्ट टैग है यहाँ पे। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी चीज़ स्क्रिप्ट लिखते हैं हम, वो बिलोंग होती है हमारे विंडो ऑब्जेक्ट से, विंडो ऑब्जेक्ट से बिलोंग होती है। तो जैसे भी ये फंक्शन हमने बनाया है डेमो, तो ये बिलोंग हो गया विंडो डॉट डेमो, इस तरीके से। तो ये विंडो ऑब्जेक्ट से बिलोंग हो चुका है। तो इसके अंदर हमने दिस लिखा है। अभी हमने डेमो कॉल किया है, मतलब ये डेमो को कौन कॉल करता है? इंटरनली विंडो ऑब्जेक्ट कॉल करता है। तो मेथड के अंदर हमने दिस लिखा है, मतलब इस मेथड को कौन कॉल कर रहा है? विंडो। तो यही विंडो ऑब्जेक्ट ये दिस होता है। ठीक है, तो अभी इसको रन करके देखेंगे। देखो, तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है आपका ये पूरा विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पूरा विंडो ऑब्जेक्ट आ चुका है, मतलब इस डेमो को हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, लेकिन इंटरनली ये इस तरीके से कॉल होता है, विंडो डॉट डेमो, इस तरीके से। ओके, तो ये डेमो मेथड जो है हमारी, ये इसको विंडो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है। इसके अंदर दिस है, मतलब वो विंडो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा हमारा? विंडो आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, okay, so in this way this problem can be solved. So now second की एक मेरे स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर सेम टाइप की दो प्रॉपर्टी होती है तो क्या होता है। ठीक है, तो चलो लेट्स प्रैक्टिकली देखते हैं करके। जैसे हम एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, ऑब्जेक्ट जैसे हमने लिखा था एम्प्लॉई, या फिर कोई और ऑब्जेक्ट लेंगे, कार। ये हमारा कार है। ठीक है, तो कार नाम का एक ऑब्जेक्ट है हमारा, जिसके अंदर हम उसका कलर ले लेंगे। कलर, कार का कलर होता है, तो कार का कलर हम लिखेंगे यहाँ पे रेड, रेड कलर की कार है। ठीक है, उसके बाद कार की प्राइस होती है, तो इसकी प्राइस लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, जैसे प्राइस है 30,000। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे कार की कंपनी, कंपनी है, तो कंपनी एक ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कंपनी का नेम है यहाँ पे, जैसे होंडा सिटी, होंडा सिटी ये कंपनी है। ठीक है, उसके बाद कंपनी का लोकेशन, कहाँ की कंपनी है उसका लोकेशन है, जैसे कि पुणे। ठीक है, तो ये हमारा कार का ऑब्जेक्ट बन चुका है, जिसकी तीन प्रॉपर्टी है, कलर, प्राइस, कंपनी। तो कंपनी एक ऑब्जेक्ट है, कंपनी ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर और दो प्रॉपर्टी है, नेम एंड लोकेशन। ठीक है, सो मेरे स्टूडेंट का कहना ये था कि उसने कहा कि अगर हम कंपनी नाम से सेम दो प्रॉपर्टी बनाएंगे, यहाँ पे कंपनी, कंपनी। ठीक है, और इसके अंदर और एक ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे, और फिर हम इसके अंदर हम लिखेंगे कंपनी के अंदर, जैसे कंपनी की वर्थ, या फिर कंपनी का पूरा ठीक है, यहाँ पे प्राइस लिखेंगे, कंपनी की प्राइस। ओके, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 40,000। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा? यहाँ पे कार है, कार के अंदर चार प्रॉपर्टी, लेकिन दो प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? ये कंपनी जो है इसकी वैल्यू ये ऑब्जेक्ट था। ठीक है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी रिपीट नहीं होती है, तो ये जो कंपनी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी ओवरराइड होगी इस वैल्यू से। मतलब यहाँ पे दो प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, प्रॉपर्टी एक ही रहेगी कंपनी, लेकिन पहला इसका वैल्यू था ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी नेम लोकेशन, लेकिन बाद में हमने उसी
कंपनी नाम के प्रॉपर्टी को दूसरा ऑब्जेक्ट दे दिया है, तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर ये दूसरा ऑब्जेक्ट ओवरराइड होगा। ठीक है, तो किस तरीके से आउटपुट आएगा देखेंगे इसका। तो अभी हमने console.log कुछ किया है नहीं, तो हम इसको प्रिंट करेंगे console.log और कार को प्रिंट करेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हम इसको इस तरीके से प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे देखो कंपनी एक ही प्रॉपर्टी आ चुकी है, लेकिन लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो ओवरराइड हो चुकी है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट एरर वगैरह कुछ नहीं देता है। अगर एक प्रॉपर्टी दो मल्टीपल टाइम आप लिखते हो तो प्रॉपर्टी सिंगल ही रहती है, लेकिन उसकी वैल्यू लास्ट वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू उसकी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट काम करता है, तो ये एरर नहीं देगा आपको जावास्क्रिप्ट। तो आई होप कि सारे क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इस तरीके से हमने जो आज का लेक्चर लिया था थ्योरी, तो थ्योरी लेक्चर का जो भी प्रैक्टिकल था इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट। और in next video I will cover the most important and valuable concept of the JavaScript. Okay, so guys, thank you so much for watching this video. Thanks.